नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे व्याकरण सीरीज में चलने वाले वर्ण विचार वर्णमाला पर हम बात कर रहे थे। इसमें हमने बात किया था अपने लास्ट वीडियो में स्वर के बारे में। स्वर से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, स्वर के से संबंधित जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, उस पर हमने बात की थी। और जो भी उनकी व्यवस्था है, किस तरह से उनको व्यवस्थित किया गया है, स्वर में कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे हमने अपने पिछले वीडियो में बात किए थे। व्याकरण की सीरीज़ में जो हम चला रहे हैं, वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सब देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे आज के वीडियो में व्यंजन के बारे में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वर्णमाला क्या होती है, एक अरेंज पूरी व्यवस्थित व्यवस्था, जो भी ध्वनि चिन्ह है उनके प्रतीकों की। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ध्वनियाँ मुख विवर से बिना किसी टकराहट के, बिना स्वर यंत्रियों में टकराए बगैर आराम से बाहर निकलती हैं, वो ध्वनियाँ कौन होती हैं? वो ध्वनियाँ होती हैं स्वर। और वो ध्वनियाँ जो कहीं ना कहीं स्वर यंत्रियों से टकरा करके मुख विवर से बाहर निकलती हैं, वो ध्वनियाँ क्या होती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं? 33। और स्वर हमने लास्ट क्लास में कितना पढ़ा था? 11। वर्णमाला हम कितने पढ़ते हैं? 52। ठीक है, इस कैलकुलेशन पे ना जाए, अभी हम उसको प्रॉपर दिखाएंगे कि 52 कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने वर्णमाला पर। व्यंजन पे कौन कौन से हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था हमने सबसे पहले पढ़ाई लिखाई शुरू की तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कंपटीशन लेवल पर भी इसके प्रश्न बनते हैं। इसका मतलब ये हमारे क्या कहते हैं, भाषा की बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। ये जो वर्णमाला में हम सबसे पहले इन 5 को लेते हैं। ये 5 वर्ग, ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क, च, ट, त, प। ये कौन से वर्ग हैं? क, च, ट, त, प वर्ग। हम इसको ऐसे संबोधित करते हैं कि क वर्ग में आने वाली ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे ही च वर्ग में आने वाली ध्वनियाँ इ तक, ट से ड़ तक, त वर्ग में त से न तक, और प वर्ग में प से म तक। ये ध्वनियाँ हुई। ये पूरी 5 ध्वनियाँ, ये पूरे 5 वर्ग हैं। ठीक है, इन वर्गों को, इन्हीं को कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कहीं कहीं चक्रीय व्यंजन भी इसको पढ़ने में दिखाई देता है। और इन्हीं को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या क्या है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, चक्रीय व्यंजन कहा जाता है, और स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कुछ व्यंजन अलग से स्पर्श संघर्षीय हैं और कुछ संघर्षीय व्यंजन हैं। इस पे अभी हम बात करेंगे अपने जब हम उस टॉपिक पे आते हैं। तो ये पूरे आपके कौन कौन से हो गए। और इस आखिरी के पांचों को कहा जाता है अनुनासिक या नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, और पंचमाक्षर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। ये सारे शब्दावली प्रचलित हैं। इन पर भी कभी कभी प्रश्न बनता है कि कौन से पंचमाक्षर में आती हैं, या कौन सी इसमें से स्पर्श ध्वनियाँ हैं, कौन सी नहीं है। किसे चक्रीय व्यंजन कहते हैं, किसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो ये सारी क्या कहते हैं, ध्वनियाँ हैं जो वर्ग से आती हैं। अब हम बात करेंगे कि ये सारी ध्वनियाँ, ये सारे अक्षर का निकलने का स्थान क्या क्या है, किस मुख विवर में किस स्थान से यह सारी ध्वनियाँ निकलती है, उसके हिसाब से इन सभी ध्वनियों को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क वर्ग की। क वर्ग की ध्वनि, जिसमें क, ख, ग, घ, ङ आता है। ये ध्वनि निकलती है कंठ से। कंठ से जब हम क बोलते हैं तो जो हमारी वायु है वो निकल रही है कंठ से निकल रही है। इसलिए ये क वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं? कंठ व्यंजन है, कंठ ध्वनियाँ हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी एक है कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। जो हमने पिछली क्लास में बात किया था स्वर, और जो क जो वर्ग है वो पूरा निकलता है कहाँ से? कंठ से निकलता है। च वर्ग की ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? च, क्ष, ज, झ, ञ। हम बोलते हैं तो हम बोल रहे हैं क्या? तो हमारी जो जिह्वा है वो तालु पे जा करके लड़ती है, ऊपर तालु पे जा कर लड़ती है, और जो वायु है वहाँ से निकलती है। इसलिए इन ध्वनि को क्या कहा जाता है? तालव्य ध्वनियाँ। ये सारी जो च वर्ग की ध्वनियाँ हैं, ये पूरी ध्वनियाँ क्या हैं? तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसके लिए जो सूत्र है वो है ईचु यशा नाम तालु।
ईचू यशा नाम तालु, ई जो स्वर में हमने पढ़ा था वो भी तालु से निकलता है। और च, और हम अभी बात करते हैं ये श की भी बात करेंगे। तो ये हो गया तालव्य ध्वनियाँ हैं च वर्ग की। इसी प्रकार से ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, ट ठ ढ़ ढ़, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, मूर्धा से निकलती है। जब हम ट बोलते हैं तो हमारी जिह्वा है वो ऊपर तालु से सीधे आके जाके हल्का सा टकराती है और वहीं से ध्वनियाँ क्या है उच्चरित होती हैं। तो ये ध्वनियाँ क्या हो गई, मूर्धन्य ध्वनियाँ या मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियाँ। अब हम आते हैं अगला जो वर्ग है वो त वर्ग है। त वर्ग की ध्वनियाँ जब हम त बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो दांत पे जाकर के लड़ती है, दांत पे से जाकर मिलती है और वहाँ से ये ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं। इन ध्वनियों को कहा जाता है दंत ध्वनियाँ, दंत व्यंजन। ये कौन कौन सी हैं, त थ द ध न, ये त वर्ग की ध्वनियाँ जो होती हैं वो दंत ध्वनियाँ होती हैं। इसी प्रकार ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि कौन है, हमारे प वर्ग की जो ध्वनि है, प फ ब भ म, ये सारी जो ध्वनियाँ हैं प वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं, प वर्ग के जो वर्ग है वो कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से। हमें बोलने के लिए, प बोलने के लिए दोनों ओष्ठ का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए जो ध्वनियाँ हैं वो प वर्ग की ध्वनियाँ हैं। ये यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ से निकलती है, क्या है, इसी इनसे जो प्रश्न पूछता है ध्वनि से निकलने का, ये इस तरह के पूछता है। इसके आगे हम आते हैं, वर्णमाला में हमने जो आगे पढ़ा था वो य र ल व क्ष श स ह क्षत्रज्ञ, ठीक है। तो इसमें हम अक्सर ये पूछता है कि य र ल व ये कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो य र ल व अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ ये हमारे थोड़े भीतर कंठ से के पास से निकलती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ ध्वनियाँ। और इन्हीं को कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर करके भी एक बहुत काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्णमाला स्वरों में खोजने लगते हैं कि कौन सा है, कोई किसी को ए लगता है, किसी को री लगता है, कोई अंग भी सोचता है। लेकिन ये जो अंतस्थ ध्वनियाँ हैं य र ल व, इन्हीं को अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं श श ह ह, ये ध्वनियाँ कौन सी हैं, ऊष्म व्यंजन है। ये कौन सी व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। इसमें से कोई भी उठा करके पूछ लेता है ह कैसा व्यंजन है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा आपके साथ में, तो ये कैसा व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। क्यों, इसको अगर हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो आप जब श श ह ह बोलते हैं, हम देखते हैं थोड़ी ज़्यादा ऊष्मा का प्रयोग करें, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लग रही है, वो हमें बोलते वक्त भी प्रतीत होती है, तो इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन क्या है कहा जाता है। ये आप जब साथ में बोलते रहेंगे, देखते रहेंगे, साथ में उसको आप वीडियो देखते रहेंगे, साथ में इसको बोलते रहेंगे, तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसको दोबारा इसको बिल्कुल याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, ये प्रैक्टिस का मसला है। प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो ये आराम से ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे ऊष्म ध्वनियाँ तक। अब हम आते हैं संयुक्त ध्वनियाँ। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे यहाँ, हमने पढ़ा है, लास्ट में हम हमेशा पढ़ते हैं क्षत्रज्ञ, खत्म, यहाँ तक पढ़ते हैं। श्र भी एक ध्वनि होती है, इसको वर्णमाला में हमने इस प्रकार से स्थान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ये ध्वनियाँ मानी जाती हैं वर्णमाला में, संयुक्त व्यंजन ये भी माना जाता है। तो संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, अभी हमने बात किया था कि व्यंजन 33 होते हैं, ये आपका 25 हो गया, ये हो गया 8, 33 हमारा पूरा क्रम खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जो ध्वनियाँ हैं जो इस तरीके से व्यंजन में जोड़ी तो नहीं गई हैं, लेकिन फिर भी उनका व्यंजन में महत्वपूर्ण स्थान है, उसी में आता है संयुक्त ध्वनियाँ। संयुक्त क्यों कहा गया है, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो व्यंजन है ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये किसी और 2 व्यंजनों की सहायता से मिल करके बनते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब कौन कौन से व्यंजन मिलके बनते हैं, क्षत्रिय, हम पढ़ते हैं क्षत्रिय, तो ये किस से मिलके बना है, आधा क और क्ष, क हलंत और क्ष मूर्धन्य श से मिलकर बनता है क्या, क्षत्रिय, ठीक है। इसी तरीके से त्र जो बनता है वो त धन र से, त हलंत और र से मिलकर के बनता है, ठीक। इसी प्रकार ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी हम अक्सर बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन हमने ज्ञानी हम बोलते हैं जो करीबन ऐसा लगता है, ज्ञ आधा ग प्लस ये लगता है, बल्कि अभी ये भी इस तरह के प्रश्न दे देगा कि ज्ञ है वो किससे मिल करके बना है, बीएड वगैरह में ऐसे प्रश्न देते हैं। तो ज्ञानी किससे बनता है, ये आपका ज हलंत और य से मिलके बनता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ज्ञानी करते हैं, बट एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन ज्ञानी होता है।
तो उस तरीके से इसका प्रोनाउंशिएट करा जाता है। लेकिन आजकल प्रचलित हो गया है ये जो कुछ चीज़ें वो इसी तरीके से बोली जाने लगी है। तो क्या क्या होगा ये, ज हलंत धन इया। अब आते हैं हम श्र पे। स से श्रृंगार जैसे शब्दों का जो यूज़ होता है वो इसी से होता है। और ये किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, श तालव्य श और र तालव्य श हलंत और र से मिलकर के। तो ये जो संयुक्त ध्वनियाँ हैं जो कि हम देख रहे हैं ये दो व्यंजनों से मिल करके बनाई गई, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया। अब इसको जानना इस वजह से और भी आवश्यक है, जब हम डिक्शनरी देखते हैं, कोई कोश देखते हैं, तो कोश में अगर हमें कोई शब्द ढूंढना है जो क्ष से है, क्षत्रिय है, तो चूंकि वर्णमाला में तो सबसे लास्ट में आता है तो हमें ध्यान यही आएगा कि सबसे लास्ट में देखें, आखिर में देखें। लेकिन अगर हमें पता है कि ये किन दो ध्वनियों से मिल करके बना है, ये आधा क और श से मिल के बना है, अगर हमें ये ज्ञात है तो हम सीधे किसके पाएंगे, क वर्ग के पास आएंगे और क की श्रृंखला में हम इसको क्षत्रिय शब्द को या क्ष से बने किसी शब्द को ढूंढेंगे। तो इस लिहाज से भी ये जानना आवश्यक है, ताकि कोश जो विज्ञान है उसमें भी हमारी मदद करता है। तो इसमें जो जिस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो इतने प्रश्न बनते हैं कि कहाँ से निकलती ध्वनियाँ, क्या निकलती। इसके अलावा हम देखते हैं दो और व्यंजन हमें दिखाई देते हैं। क्या है वो, हम बोलते हैं अक्सर पढ़ाई, ढ़, वो ढ़ हमको इस व्यंजन में दिखाई नहीं देता है। वो कौन कौन से होते हैं, एक ढ़ और ड़, पढ़ना ये हो गया, गिरना बढ़ना जो होता है वो, और पढ़ाई। तो ये जो दो व्यंजन हैं वो इस वर्णमाला में तो नहीं है, पर चूंकि इसी से मिलकर बने हुए हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गौड़ व्यंजन। इन्हीं को कहा जाता है उक्षिप्त व्यंजन और इन्हीं को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। तो अगर कभी आता है कौन से गौड़ व्यंजन है, कौन से उक्षिप्त व्यंजन, या फिर इन दोनों में से किसी को दे देता तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होएं, ये हमारे वर्णमाला के ही हिस्से में के ही भाग में है। ये 37 व्यंजन में नहीं आते, पर चूंकि इन्हीं से निकले हुए हैं इसलिए इनको इस वर्णमाला में स्थान दिया गया है। इन्हीं को गौड़ व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। ये हो गए इतने प्रश्न। अब इसके अलावा जो और प्रश्न बनते हैं वो हैं अघोष, सघोष और अल्प प्राण, महाप्राण। आजकल जो कंपटीशन का जो नया पैटर्न आया है वो इसमें इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा बन रहे हैं कि अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती है, सघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं। ये सारे प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 5 तक की गिनती पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो वर्गों की संख्या में कितनी है, 1 2 3 4 5, हमें 5 पता है। अब हम उन्हीं पांचों को, इन्हीं वर्णमाला को हमें विभाजित करना है सघोष अघोष में। बहुत सिंपल है। सघोष और अघोष चूँकि हमने यहाँ लिखा भी है कि पहला और दूसरा, जो पहला और दूसरी ध्वनियाँ होती हैं क और ख, इसी तरीके से ये पूरे वर्ग में है, यहाँ तक बात करेंगे तो जो क और ख है पहला और दूसरा, ये क्या हो जाएंगी, अघोष ध्वनियाँ हैं। पहली और दूसरी अघोष ध्वनियाँ हैं। बाकी की जो तीसरी है वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, वो कौन से व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। इसी तरीके से अल्प प्राण में भी बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, वायु। प्राण का मतलब होता है वायु, जितनी की इतनी वायु निकल रही है। किस व्यंजन को बोलने से हमारे में अधिक वायु निकल रही है, महाप्राण, महा ज़्यादा वायु निकल रही है। किस व्यंजन को बोलने से कम वायु निकल रही है, अल्प प्राण निकल रही है। उसके हिसाब से ये विभाजन किया गया है। तो एक तो हम प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं, उच्चारण करके भी देख सकते हैं, और हम इस तरह से फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, 1 3 5। कौन सी, 1 3 और 5 जो ध्वनि होती है, व्यंजन होते हैं, वो कौन से हो गए, अल्प प्राण हो गए। और उसके बाकी में जो बीच में बचे वो महाप्राण हो गए। आप ऐसे देख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं कि 2 और 4 जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। ये हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। कन्फ्यूज़न होती है इसके बाद, और प्रश्न भी अब नए नए जो बनाए जा रहे हैं, कितने पुराने वही प्रश्नों को रिपीट करेगा, ऐसा बहुत कम होता है। जो नए प्रश्न बन रहे हैं उसमें इसमें से भी पूछता है। अब पूछ लेगा वो कि अंतस्थ ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, कौन सी हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष अघोष कौन सी है, तो हमें उसको भी देख करके साथ में चलना है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी अंतस्थ ध्वनियाँ हैं वो कौन सी हैं, अल्प प्राण हैं और सघोष ध्वनियाँ हैं। इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, अल्प प्राण और सघोष हैं, अल्प प्राण सघोष।
जो भी है, जो कि इन्हीं को ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। और इसी पे हम एक और बात कर लेते हैं कि जो जब इनमें तो पूछ लिया गया व्यंजन में ये सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, और अगर पूछ लेता है कि स्वर कौन से हैं, स्वर को क्या कहा जाता है अघोष अघोष में, तो हमने यहाँ लिख के रखा है कि सभी स्वर सघोष अल्पप्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष अल्पप्राण होते हैं। तो एक उस हिसाब से भी याद कर सकते हैं कि जो अर्ध स्वर हैं वो भी सघोष और अल्पप्राण ही होते हैं। य र ल व जो क्या है वो सघोष और अल्पप्राण होते हैं। अब हम बात कहते हैं ऊष्म व्यंजन की कि वो क्या होते हैं। तो श स श ह जो व्यंजन है वो क्या होते हैं, हम जब बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है, ज़्यादा वायु लग रही है, वो प्रोनाउंसिएशन करने पे भी लग रहा है। तो ये कौन सी ध्वनियाँ हो गई, महाप्राण ध्वनियाँ, ज़्यादा वायु लग रही है, महाप्राण ध्वनि हो गई। श श श ह महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। और इसके जस्ट उलट क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ की यात्रा करती है तो वह ह को छोड़ देते हैं। हाँ जो क्या है, ये एकमात्र याद करने वाली आपको चीज़ें, इस पे ध्यान देकर इसको थोड़े से फैक्ट याद कर सकते हैं चाहे तो आप, कि हाँ जो है वो महाप्राण तो है, वैसे तो इनके साथ चलता है, ऊष्म ध्वनि वो भी है, वैसे इनके साथ चलता है, महाप्राण है। लेकिन जब महाप्राण की यात्रा जो अघोष तक होती है तो ये जो ह होता है वो सघोष पे आकर ठहर जाता है। तो ह क्या है, महाप्राण सघोष है, बाकी सारे ऊष्म व्यंजन क्या है, महाप्राण अघोष है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप थोड़े याद कर लेगा, एक दो बार आप वीडियो देखेंगे उसी साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके अलावा जो कुछ प्रश्न और पूछता है वो क्या है, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व मतलब क्या होता है, पीछे से जो चीज़ें होता है वो पार्श्व उसको कहते हैं। तो पार्श्व क्या मतलब, जैसे ल जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो मुड़ती है और जो वायु होती है वो उसके पीछे से निकलती है। ये चीज़ अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्या समझ में आएगा, ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन हो। इसी तरह से पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं। तो जब र बोलते हैं तो जीभ जो है वो रगड़ खा करके बाहर निकलती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा गया। एक और जो ध्वनि होती है दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ मतलब क्या है, दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से ध्वनि निकलती है। तो ये कौन सी ध्वनियाँ आगे होती है, ये होती है व। जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो व, हम दांत को अपने ओठ से मिलाते हैं तब ये ध्वनि का उच्चारण होता है। दोनों में से कोई एक भी नहीं रहेगा तो ध्वनि का उच्चारण मुश्किल हो जाएगा, शायद हास्यास्पद हुई भी हो जाए। तो ये कौन सी दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है, व। इस प्रकार से एक और प्रश्न आता है, हालांकि बहुत कम आता है लेकिन संभावना पूरी रहती है कि वत्स ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। वत्स ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, सरल, सरल, जो भी सरल है, जो वत्स लिखना लेकिन थोड़ा टिपिकल होता है, और जबकि वो होता क्या है, सरल होता है, लिखने में टिपिकल है लेकिन होता है सरल। तो सरल जो ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं वत्स ध्वनियाँ। तो पूरे मिला करके इतने सारे प्रश्न बनते हैं जो आपकी वर्णमाला से बनते हैं, पूरे व्यंजन से बनते हैं। हम लोगों ने बात करी है, पिछले वीडियो में स्वर पे भी बात करी थी, इसमें व्यंजन से बात कर ली है। जितने तरह के प्रश्न की संभावना बन सकती है हमने इस पे किया था। अब हम आते हैं अपने 52 वर्णमाला को डिफाइन करते हैं। वर्णमाला कितने होते हैं, 52। हमने यहाँ पढ़ा 11 और 33, कितना हो गया, 44। हमारा तो अभी 44 है, अभी हमें 52 करना है। अब हम किस पे आते हैं, 4 संयुक्त जोड़ते हैं, कितना हुआ, 48। अब इसमें हमने जोड़ा 2 द्विगुण जोड़ा, कितना हुआ, 50। अभी भी बचा हुआ है अब 2। अब हमने स्वर में तो आयोगवाह जोड़ा नहीं था, अब हम स्वर में 2 आयोगवाह जोड़े, कितना हो गया, 52। ये पूरा जो कोरम हमने 52 का पूरा कर लिया। हमने इससे सिद्ध भी कर लिया कि कैसे 33 वर्णमाला, 33 व्यंजन है, 11 स्वर होने के बावजूद हमारे पास पूरे 52 वर्णमाला हमारे पास है। तो ये जितने भी प्रश्न बनते हैं इस पर हमने बातचीत कर ली। किसी और तरह का कन्फ्यूज़न हो, कोई और तरह के प्रश्न आपके दिमाग में है तो वो सारे आप कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसी के सीरीज़ में आगे के वीडियो चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।